गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से पहले आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टडी की थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, बट शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। एंड जो लुइस डॉट जो कंसेप्ट था वो भी क्या था, मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने में अनेबल था। तो उसके बाद में वेस्पर थ्योरी को यूज में लिया गया था। वेस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि किसी मॉलिक्यूल की शेप किस टाइप की होगी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो मेन कंसेप्ट है कि जो वेस्पर थ्योरी है उसका यूज क्या है मॉलिक्यूल्स की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे वेस्पर थ्योरी प्रिडिकेट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो शेप है वो किस टाइप की होगी, वो वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जो आपकी वेस्पर थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, दिस थ्योरी बेस ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। आपकी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम्स में, उनके बीच में जो लॉन पेयर जो रिपल्सन होगा उनके ऊपर क्या करती है थ्योरी, काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे द मेन पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी में जैसे H2O मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है, इस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों भी टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स के लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ जो लॉन पेयर एंड लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। जितना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स होगा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। एंड नेक्स्ट है आपका लॉन पेयर में रिपल्सन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड उसके बाद में लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ दोनों भी प्रेजेंट हो तो वहाँ पे कंपेयर टू लॉन पेयर के कंपेयर में रिपल्सन कम होता है। एंड थर्ड केस है आपका बॉन्ड पेयर में क्या है आपका रिपल्सन फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, आइडेंटिकल शेप होती है। जैसे आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन एटम एंड ये हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड n का वैल्यू आपका 4 आता है। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है एंड 4 - 2 इट मीन्स लॉन पेयर कितने हैं, 2। लॉन पेयर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, रिपल करते हैं, इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो लॉन पेयर रिपल्सन फोर्स इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम में हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे कि आपका sp है या sp2 है या sp3 है, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने sp, sp2, sp3 एंड sp3d जो भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उस टाइप का होना चाहिए। थर्ड है परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। जितना ज़्यादा परसेंटेज एज करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही इंक्रीज होएगा। परसेंटेज एज करेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज एज करेक्टर का मतलब है, एक तो आपके पास sp हाइब्रिड है, एक आपके पास sp2 है एंड थर्ड है आपके पास sp3। इन फर्स्ट केस sp में s एंड p ऑर्बिटल जो है मिक्सिंग है, इक्वल है। अगर 50% s है तो 50% ही क्या होंगे, p ऑर्बिटल होंगे। सेकंड में देखो p ऑर्बिटल ज़्यादा है, s ऑर्बिटल कम है। और sp3 में आपकी p ऑर्बिटल 3 है
एंड s ऑर्बिटल ओनली 25% है, 75% क्या है, sp है। तो फर्स्ट वाले केस मीन्स sp में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, फिर उससे कम sp2 में है, एंड सबसे कम परसेंटेज एस करेक्टर आपके किस में है, sp3 में है। तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। थर्ड पॉइंट हमारा, अगर हमने कोई 3 एग्जाम्पल लिए, इन 3 एग्जाम्पल्स में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो हम बॉन्ड एंगल को क्या करें, फाइंड आउट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि जो सेंट्रल एटम है, मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे हम नंबर ऑफ लॉन पेयर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ लॉन पेयर। तो फोर्थ में देखिए, इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन वी विल बी कैलकुलेट लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लॉन पेयर इंक्रीज ऑन सेंट्रल एटम देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ओके, तो कंडीशन हो गई आपकी। उसके बाद में फिफ्थ कंडीशन में हम देखेंगे, अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, तब हम बॉन्ड एंगल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है, इफ़ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर प्रेजेंट देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लोन पेयर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो आपका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज। ओके, यहाँ पे आप देखिए, ये सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। इफ सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है कंपेयर टू सेंट्रल एटम देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज। सराउंडिंग एटम मीन्स सेंट्रल एटम के साथ में जो भी कोनर एटम अटैच है उन्हें हम बोलेंगे सराउंडिंग एटम। ओके, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ मैंने एग्जांपल लिया है CO2 BF3 एंड CH4, CO2 BF3 CH4। यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट हमारा क्या था, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। CO2 में आएगा आपका sp, BF3 में आएगा आपका sp2 एंड CH4 में आएगा आपका sp3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल काम कर रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। इन CO2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp and in BF3 sp2 and CH4 sp3. In CO2 percentage S character is maximum, then bond angle is maximum. First of CO2, second is BF3 and third is CH4. एंड आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था। CO2 में कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 मीन्स sp। ओके, ऐसे BF3 का आप करोगे, बोरॉन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन एंड मोनोवेलेंट, बोरॉन से कितने सिंगल बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन अटैच है, 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 3, इट मीन्स sp2। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा H2O, H2S, H2 He, H2 टेरिलियम। ये देखिए आपका जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 16 में आपके O, सलमा, सिलेगी, तेरी, पॉकेट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये ग्रुप 16 के हाइड्राइड यहाँ पे दिए हुए हैं। हाइड्राइड मीन्स जो ग्रुप 16 के जैसे ऑक्सीजन है, ये H2 के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप 16 के हाइड्राइड है। तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है अप टू डाउन डिक्रीज होता है, अप टू डाउन डिक्रीज।
ओके, अप टू डाउन डिक्रीज होएगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में होगा, टॉप पे होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, H2O का होगा। उसके बाद में किसका होगा, H2S। सबसे कम किसका होगा, H2 टेरिलियम का होगा। तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3 4, बिकॉज सेम ग्रुप के ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका है BF3 BCl3 BbR3। एग्जाम्पल थर्ड, यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम क्या है, सेम है, सेंट्रल एटम सेम है। एंड यहाँ पे F3 Cl3 Br3 एक ही ग्रुप 17 के हैं, ग्रुप 17 के हैं। तो यहाँ पे देखिए BF3 BCl3 BbR3 जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो सेम है। क्या आ रहा है आपका, sp2। ट्राइगोनल प्लेनर है ये तीनों भी, 3 ट्राइगोनल प्लेनर एंड आइडेंटिकल है। जब इस तरीके से कोई आइडेंटिकल हो एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंड लास्ट केस देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। ओके, तो I3 माइनस जो है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो sp3d है। तो हमारी रूल के अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट में जाना चाहिए, बट इसको मैंने, आप देख पा रहे होंगे, इसको फर्स्ट में लिया है। यहाँ पे इसका रीज़न क्या है, sp3d लीनियर है ये। I3 माइनस की ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। एंड इसकी जो शेप है, शेप कैसी है, लीनियर है। और आपको पता होना चाहिए जो लीनियर होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना आता है, लीनियर का, ये लीनियर है तो इसका बॉन्ड एंगल आएगा 180। तो बॉन्ड एंगल ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी लीनियर शेप की वजह से I3 माइनस का बॉन्ड एंगल क्या है, मैक्सिमम है। एंड आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी इस तरीके से कर सकते हो। इस सेंटर में आपका आयोडीन एंड ये आपके 3 लॉन पेयर, ये आपका आयोडीन, ये आपका हो गया ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। एंड नेक्स्ट है ICl4 माइनस। ICl4 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, BF3 में sp2 है, H2S में क्या है, sp3 है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट से हमारा आंसर क्या आएगा, I3 माइनस तो फर्स्ट सबसे पहले आ जाएगा बिकॉज लीनियर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेकंड पे क्या आ जाएगा, BCl3 में sp2 है तो परसेंटेज एज करेक्टर sp3 के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो सेकंड पे क्या आ जाएगा, BCl3। अब यहाँ पे 2 रह गए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड H2S। यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 है एंड H2S में नंबर ऑफ लॉन पेयर 2 है। तो नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ तो आ जाएगा आपका आयोडीन आ जाएगा, फिर BCl3 आ जाएगा एंड थर्ड आ जाएगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड लास्ट में आ जाएगा आपका H2S। ओके, एंड आपका लास्ट एग्जाम्पल है, आपके पास कोई इस टाइप की मॉलिक्यूल हो जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लॉन पेयर नहीं हो, एंड सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल, इन दिस केस बॉन्ड एंगल नॉट चेंज। यानी कि जिनका बॉन्ड एंगल सेम हो वो किस कंडीशन में हो सकता है, उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। जैसे ये दोनों आप याद भी कर लीजिए अच्छे से। फर्स्ट है आपका BR3 BF3 BCl3 BI3 SO3 SeO3। इन सभी में बॉन्ड एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है, बिकॉज इन सभी मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, आइडेंटिकल है। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। एंड नीचे वाले केस में क्या है, आइडेंटिकल टेट्राहेड्रल शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CCl4 CH4, इन सभी में। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल भी कैसा है, इक्वल है। आज की इस क्लास में इतना ही।